हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेरणा पढ़ रहे हैं। प्रेरणा में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ लिए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो देख के ही आगे देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम मैस्लो का पदानुक्रमिक या स्वयथार्थवादीकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये जो है पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन तो मैस्लो ने किया था, ये तो लिखा ही है मैस्लो ने किया था। ठीक है, ये अमेरिकन थे। मैस्लो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ये अमेरिकन थे। ठीक है, और इन्हें जो है मानवतावादी आंदोलन का जनक माना जाता है। मैस्लो को मानवतावादी आंदोलन का जनक माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत को मानवतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मैस्लो थे ये फ्रायड के अचेतन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। ठीक है, मैस्लो को मानवतावादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, ये इसलिए यह सिद्धांत मानवतावादी इसलिए कहलाता है। ठीक है, ये सिद्धांत मानवतावादी इसलिए कहलाता है क्योंकि जो मैस्लो थे ये फ्रायड के अचेतन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। अचेतन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से अच्छे हैं, प्रकृति से बेहतर हैं और मनुष्य अपनी सफलता के लिए परिश्रम करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा था कि मनुष्य प्रकृति से अच्छे हैं और सफलता के लिए परिश्रम करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? मैस्लो मानवतावादी आंदोलन के जनक थे। इन्हें मानवतावादी आंदोलन जो है ये इसलिए कहलाता है क्योंकि ये फ्रायड के अचेतन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि मनुष्य प्रकृति से अच्छे हैं और मनुष्य जो है सफलता के लिए परिश्रम करते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बात और कही थी कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए, ठीक है, किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता, ठीक है, को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, किसी कमी या आवश्यकता को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है। ठीक है, तो निम्न क्रम की जब मांग पूरी हो जाती है तब उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है कि स्टेप टू स्टेप, जैसे ये हमारी निम्न क्रम की मांग है, ये पूरी हुई, दूसरे स्टेप पे पहुंचे, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे, फिर पांचवें स्टेप पे, यानी कि एक मांग पूरी होने पे दूसरी तरफ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर यानी स्टेप टू स्टेप एक मांग पूरी होती रहती है, फिर दूसरे की आवश्यकता हो जाती है, दूसरी मांग पूरी होती है, तीसरे की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे ही ये क्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है तो निम्न क्रम की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, ठीक है, मांग को पूरा होने के बाद उच्च क्रम की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये आपका इतना हो गया। फिर आप आगे देखते हैं, ये बुक्स हैं, कुछ मैस्लो की बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी और पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों बुक है, तीनों भी बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं आगे। सॉरी फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में थोड़ी आपको आवाज़ कम आई होगी, उसके लिए सॉरी। अब आवाज़ आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके मैस्लो के सिद्धांत के और नाम क्या क्या हैं। तो अन्य नाम में है अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, ठीक है, अप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण का सिद्धांत और पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। एक बार और अन्य नाम हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत, ओके, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण का सिद्धांत और पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये तो हो गए अन्य नाम। अब देखो मैस्लो की जो मांग या आवश्यकताओं की पदानुक्रमिक संरचना है, ये क्या है? पदानुक्रमिक संरचना। पदानुक्रमिक संरचना इनके मांग की पदानुक्रमिक संरचना है ये। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मनुष्य की जब निम्न आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर वो ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी ये आवश्यकताएं क्या, पहले नाम पढ़ते हैं। पहला है जैविकीय या शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है,
फिर हम समझते हैं इसको डिटेल में, सुरक्षात्मक आवश्यकता, ठीक है। फिर तीसरा है सामाजिक या समूह आवश्यकता, फिर चौथा है आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता, फिर पांचवा है आत्मसिद्धि, ठीक। तो ये आपके पांचों नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो तीन आवश्यकता है, जैविकीय, सुरक्षात्मक और सामाजिक। पहले हम देखते हैं क्या होती है जैविकीय आवश्यकता, ठीक है। भूख, प्यास, नींद आदि ये जो सभी की आवश्यकता होती है, इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। ये सारी जीवित क्या है, ये तो आवश्यकताएं मनुष्य को पूरी करनी ही पड़ती है, इसको पूरी किए बिना मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। जैविकीय शारीरिक आवश्यकता में आएगी भूख, प्यास, नींद, लिख देते हैं भूख, प्यास, नींद, ओके, ये एक आवश्यकता है। फिर दूसरी है सुरक्षात्मक, जब हमें खाने पीने की चीजें मिल गई, भूख प्यास खत्म हो गई, नींद, और फिर हमें उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। किससे? जैसे मकान की आवश्यकता पड़ गई हमें, ठीक है, मकान की आवश्यकता, भाई रहने के लिए हमें मकान चाहिए, किसी भी चीज से, कानून से सुरक्षा, ठीक है, या आतंकवाद से सुरक्षा। तो जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती है, उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा चाहिए होती है, हो गया। फिर अगला है सामाजिक या समूह आवश्यकता, ठीक है। अब जब ये खाने का हो गया, रहने का हो गया, फिर हमें अब समाज चाहिए कि किसके पास मिलेंगे, बैठेंगे, ठीक है, संबंधी और समाज की आवश्यकता, ये हो गई समूह आवश्यकता, ठीक है। फिर अगला है, अब जब हमारी तीन आवश्यकताएं पूरी हुई, शारीरिक आवश्यकताएं, रहने का भी बंदोबस्त हो गया, फिर समाज भी मिल गया, समूह भी मिल गया, तो अब हमें सम्मान चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, सम्मान चाहिए, ठीक है। तो समाज से हमें, संबंधियों एवं समाज से हमें सम्मान की आवश्यकता हो गई। फिर आई आत्मसिद्धि, इन सबको मिलने के बाद हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। इन सभी को प्राप्त होने के बाद हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये तीन आवश्यकताएं हैं, जैविक, सुरक्षात्मक और सामाजिक, इनको बोलते हैं निम्न आवश्यकताएं, ठीक है, निम्न आवश्यकताएं, निम्न आवश्यकताएं, ठीक है। ये जो आवश्यकता है, ये मनुष्य प्लस एनिमल्स सबकी आवश्यकताएं होती है, इसके बिना तो भाई भूख प्यास नींद तो एनिमल्स को भी लगता है, मनुष्यों को भी है, ठीक है। तो ये तीनों जो आवश्यकताएं हैं, ये मनुष्य और एनिमल्स दोनों की आवश्यकताएं माना जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर की आवश्यकता है, ये केवल मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकता, ओके। फिर से एक बार देखते हैं, जैविकीय, सुरक्षात्मक और सामाजिक जो आवश्यकता है, ये मनुष्य के साथ साथ एनिमल्स की भी है, और जो बाकी के दो हैं आत्मसम्मान और सम्मान की, ठीक है, और आत्मसिद्धि की, ये मनुष्य की आवश्यकता है केवल, ठीक है। तो ये निम्नतम स्तर माना जाता है, निम्न अवस्थाएं, निम्न आवश्यकता, ये उच्च आवश्यकता है, ठीक है। ये तो हर चीज की पूर्ति होने के बाद ही हमें इस चीज की आवश्यकता होगी। अगर हमारा भूखी पेट ही नहीं भरेगा, तो हम आगे की आवश्यकताओं को लेके क्या करेंगे? भाई जब पेट भरेगा तभी हमें रहने की सोचेंगे, भाई रहने को मिलेगा तभी हम समूह बनाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारी आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता में हम कदम रखते हैं, दूसरी आवश्यकता की हमें नीड होती है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये उच्चतम आवश्यकता है और ये निम्नतम आवश्यकता है। अब देखते हैं इनके इड, ईगो, सुपर ईगो कौन कौन सी अवस्थाओं का वो होता है। एक मिनट, तो हम देखते हैं, ठीक। तो ये जो है आपका जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, ये इड हो जाता है, ठीक है, ठीक। इसे बोल सकते हैं इदम स्तर, ठीक है, निम्न स्तर है इदम स्तर, ओके। तो ये इड हो गया निम्न स्तर, ठीक है। तो इसको हम एक हिसाब से निम्न स्तर बोल देते हैं, निम्न स्तर, ठीक है। उसके बाद आता है ईगो, ठीक है। तो ये ईगो हो गया, ईगो यानी कि अहम, ये हो गया मध्यम स्तर, ठीक है। और ये जो दोनों हो गए, ये सुपर ईगो हो गया, ठीक है, पराअहम। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पराअहम
ये हो गया उच्च स्तर सबसे। ठीक, अब देखिए जो जैविकीय आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता, ये हमने ईड के स्तर पे क्यों रखा है कि जो ईड होता है ये होता है अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, ये स्तर जो है, इस स्तर के बच्चे जो हैं, लोग हैं, तो ये सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, किसी भी तरीके से पूरी हो जाएं, तो ईड हो गया। और जो अहम है ये वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए चलता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, तो जो शारीरिक एवं जैविक आवश्यकताएं हैं ये ईड के अंतर्गत आती हैं, और जो सुरक्षात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, ये आती है ईगो, मध्यम स्तर है, क्योंकि ये वास्तविकता यानी यथार्थवाद पर आधारित है। तो इसमें अगर हमारा सही है तो सही का साथ देगा, गलत है तो गलत का देगा, अपना कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, और फिर अगला आता है आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, ये सुपर ईगो। सुपर ईगो में लोग नैतिकता का या आदर्शवाद का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अपना नुकसान हो ही जाए लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। तो ये हो गया सुपर ईगो। तो ये हो गया आपका मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतने अच्छे से समझाया है तो अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे। अब हम आते हैं विक्टर ब्रूम की प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, विक्टर ब्रूम की प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत 1964 में आया था, विक्टर ब्रूम ने दिया था 1964 में। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वो इस उम्मीद के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, कि परिणाम आने पर अगर वो अच्छा परिणाम है तो प्रेरित होगा, नहीं है तो नहीं प्रेरित होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि यह उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति प्रेरित होता है। ठीक है, अगर उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आता है तो व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है। ठीक है, उसमें गिरावट हो जाती है। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि जब व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति के उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही प्रेरित होगा। ठीक है, तो ये इसकी बात करता है, इसलिए इसे प्रत्याशा का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, विक्टर ब्रूम ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो कार्य करने से पहले 3 बिंदुओं पर ध्यान रखता है। व्यक्ति जो है कार्य करने से पहले 3 बिंदुओं पर ध्यान रखता है, 3 बिंदुओं के बारे में सोचता है, इनसे विचार करता है, फिर वो कार्य करता है। तो पहला है कर्षण, दूसरा है प्रत्याशा या संभावित फायदा, और तीसरा है यांत्रिकता। ठीक है, तो पहला कर्षण में क्या है, वो ये सोचता है क्या मेरे में क्षमता है कार्य करने की या नहीं है। ठीक है, वो ये सोचता है क्या मैं लक्ष्य के लिए प्रयास करने की क्षमता रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। वो ये सोचता है कि कार्य करने की मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता है या नहीं। ठीक है, तो कर्षण में व्यक्ति ये सोचता है कि क्या मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता है, क्या मैं कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सोचता है। फिर अगला है प्रत्याशा या संभावित फायदा। ठीक है, तो ये सोचता है क्या अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या लक्ष्य तक जा पाएंगे, यानी क्या हम अगर प्रयास करेंगे तो लक्ष्य तक जा पाएंगे, ओके। ठीक, कर्षण में सोचता है व्यक्ति कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंदर मेरे अंदर क्षमता है कि हम कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रत्याशा संभावित फायदा, कहता है अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या लक्ष्य तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, यानी कि उस कार्य को करने वाली ऊर्जा, उस कार्य में लगने वाली ऊर्जा और प्रयास के बारे में सोचता है। फिर तीसरा है क्या अगर मैं इस कार्य को कर भी लेता हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा इसका। ठीक है, तो मुझे इस लक्ष्य को पाने से फायदा क्या होगा, लक्ष्य को पाने से फायदा। ठीक है, यानी कि इसमें सब अपना फायदा ही है, सोचता है बारह, पाने से फायदा क्या होगा। ठीक है, हम एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें विक्टर ब्रूम ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो इस उम्मीद के अनुसार करता है कि परिणाम आने पर अगर पॉजिटिव परिणाम है तो प्रेरित होगा, नहीं तो नहीं प्रेरित होगा। तो किसी भी कार्य करने से पहले वो 3 बिंदुओं पर व्यक्ति विचार करता है। पहला है कर्षण, दूसरा है प्रत्याशा, ठीक है, तीसरा है यांत्रिकता या निमित्तता। ठीक है, तो
उत्कर्षण में क्या है, अगर व्यक्ति कार्य करने जा रहा है तो सोच रहा है क्या मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता है या नहीं है, क्या मैं कार्य कर पाऊंगा, ठीक है। और दूसरा है प्रत्याशा या संभावित फायदा। तो अगर प्रयास करेंगे तो क्या लक्ष्य तक जा पाएंगे, वो ये सोचता है। अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो क्या लक्ष्य तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तीसरा है यांत्रिकता या नैतिकता। तो तीसरे में सोचता है कि अगर मैं लक्ष्य को पा भी गया तो इससे मुझे फायदा क्या होगा, वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा इतना, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया था कि यदि जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसका कार्य करने के बाद जो उसका परिणाम है, ठीक है, उसका परिणाम जो है वो प्रत्याशित परिणाम जितना उसने सोचा है उस परिणाम के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो प्रेरित होगा, ठीक है। इन्होंने कहा था यदि वास्तविक परिणाम जो है प्रत्याशित परिणाम के बराबर हो या तो उससे बेहतर हो, ठीक है, तो उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, नहीं तो प्रदर्शन में उससे गिरावट होगी। इन्होंने कहा था, एक बार और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा था विक्टर ब्लूम ने कि यदि व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का परिणाम, ठीक है, उसका वास्तविक परिणाम जो है उसके प्रत्याशित परिणाम यानी जितना उसने सोचा है प्रत्याशित परिणाम के बराबर है या उससे ज्यादा, ठीक है, या उसमें उससे बेहतर है तो उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, अन्यथा उसका सुधार होगा, अन्यथा गिरावट होगी प्रदर्शन में, ठीक है। तो अगर धनात्मक है, बराबर है या ज्यादा है, बराबर है या ज्यादा है लाभ, उसका परिणाम ज्यादा आ रहा है तो वो प्रेरित होगा, नहीं तो गिरावट हो जाएगी उसके परिणाम में, ठीक है। और फिर अगला है, ठीक है, किसी व्यक्ति का, उन्होंने ये कहा है कि किसी व्यक्ति का प्रेरित होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से प्राप्त, ठीक है, उसके प्रयास से प्राप्त किया गया लाभ वांछनीय पुरस्कार पाता है या नहीं है। इन्होंने ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति तब प्रेरित होता है या नहीं प्रेरित होता है कि जब वो कार्य करता है और उसके द्वारा किए गए कार्य से जो उसे लाभ मिलता है, ठीक है, तो लाभ वांछनीय लक्ष्य को पूरा करने के बाद वांछनीय पुरस्कार पाता है या नहीं पाता है, ठीक है। एक बार हम पूरा फिर से और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विक्टर ब्लूम की प्रत्याशा का सिद्धांत इन्होंने 1964 में दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है अपने कार्य करने की जिससे परिणाम की उम्मीद रखता है, अगर परिणाम धनात्मक होता है तो प्रेरित होता है, नहीं तो नहीं प्रेरित होता है, यानी कि उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही वो प्रेरित होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति 3 बिंदुओं पर विचार करता है, क्या मैं कार्य कर पाऊंगा, यानी मेरे में क्षमता है कार्य करने की या नहीं है। दूसरा है प्रयास करेंगे तो क्या लक्ष्य तक जा पाएंगे। तीसरा है लक्ष्य को पाने से फायदा क्या होगा, ठीक है। और फिर आगे है कि अगर व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है तो उसके द्वारा जो वास्तविक परिणाम है वो प्रत्याशित परिणाम के बराबर या उससे बेहतर है तो व्यक्ति प्रेरित होगा, नहीं तो उसके प्रदर्शन में गिरावट होगी, ठीक है। फिर अगला आता है आपका किसी व्यक्ति का प्रेरित होना या ना प्रेरित होना इस बात पर निर्भर करता है कि इसके प्रयास से प्राप्त किया गया लक्ष्य, जब उसने लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है, उसके प्रयास से प्राप्त किया लक्ष्य उससे उसे वांछनीय पुरस्कार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो प्रेरित होगा, नहीं तो गिरावट होगी उसके प्रदर्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा विक्टर ब्लूम की प्रत्याशा का सिद्धांत। अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली वीडियो देखते रहिएगा। अब हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इतना जितना आपने पढ़ लिया है इसका रिवीजन कर लीजिएगा। पुरानी वीडियोस देखेंगे तभी नई वीडियो समझ में आएगी। तो पूरा चैप्टर पढ़िएगा और कल हम हल्का सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो जितना भी पढ़ा है हमको आई होप कि आपको समझ में तो आया ही होगा जहाँ तक, ठीक है। तो पुराने वीडियो पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है मेरी वीडियो का। और अच्छे से पढ़िए, शेयर करते